हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरग्रीन एजुकेशन हब। हम बात कर रहे थे क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। लास्ट में हमने फर्स्ट टॉपिक कर लिया था इसका, और उसके फर्स्ट टॉपिक था आपका द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। उसमें मैंने उसके बाद आपको उसका सब टॉपिक था द नेपोलियन कोड। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने आपको सेकंड टॉपिक स्टार्ट करवाया था। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो आपका सेकंड टॉपिक था। अब उसी सेकंड टॉपिक का आगे सब टॉपिक है द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ये 2.1 जो आपका सब टॉपिक था। अब 2.2 सेकंड टॉपिक का ही आगे सेकंड टॉपिक है, सब टॉपिक है 2.2 व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब जो लिबरल नेशनलिज्म था ये किस मकसद से या किस मीनिंग में इसको लिया गया, ठीक है, किस लिए स्टैंड करता था, तो इस वीडियो में हमने इस चीज़ के बारे में बात करनी है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो लिबरलिज्म है वो है क्या है। तो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, जैसे आपको पता है कि यूरोप की बात कर रहे थे हम कि यूरोप में पहले आपका जो मोनार्चिकल सिस्टम है उसको ख़त्म करके वहाँ पे जो है पार्लियामेंट आ गई थी, है ना, डेमोक्रेसी टाइप आ गई थी। उसके बाद जो है नेपोलियन ने क्या फिर से दोबारा जो है जो मोनार्चिकल सिस्टम है ऑटोक्रेसी को, उसको फिर से दोबारा रिस्टोर कर दिया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक ऑटोक्रेसी क्लास थी और एक न्यू मिडिल क्लास थी। अब न्यू मिडिल क्लास और ऑटोक्रेसी में जो दोनों में क्लैश हो गया था, वो भी डिमांड करने लगी थी जितनी पावर ऑटोक्रेसी के पास है उतनी ही न्यू मिडिल क्लास को दी जाए। अब जो न्यू मिडिल क्लास के बाद जो है कि उनमें जो है नेशनल यूनिटी आनी थी। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे देश में अगर हम एकजुट होंगे तभी हम किसी दूसरे के खिलाफ जो है लड़ सकते हैं। सो एकजुट होने के लिए एक नेशनल यूनिटी चाहिए थी, ठीक है, ब्रदरहुड चाहिए थी, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी चाहिए थी, जो आपने वर्ड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी चाहिए थी। अब इस जो नेशनल यूनिटी है इसकी आइडियोलॉजी एक आइडियोलॉजी को यूज़ किया गया ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी में। एक आइडियोलॉजी यूज़ की गई, वो आइडियोलॉजी कौन सी थी? द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। अब ये जो वर्ड लिबरलिज्म है इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे। तो लिबरलिज्म जो है वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, वर्ड लिबरल से, लिबरल, ठीक है, लिबर से लैटिन वर्ड से लिया गया है। लिबरल का मीनिंग क्या होता है? फ्री। अब यहाँ पे फ्री का क्या मीनिंग है? फ्री तो अलग अलग एस्पेक्ट्स में फ्री का मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है, किसी के साथ कोई चीज़ फ्री मिलती है। बट अगर हम यूरोप की बात करें, यहाँ पे हम डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी की बात करें, तो यहाँ पे फ्री का मीनिंग जो है हर स्फीयर में अलग अलग था। जैसे इकोनॉमिक स्फीयर है, पॉलिटिकल स्फीयर है, जो हमने न्यू मिडिल क्लास पढ़ी थी, इनमें जो इनका फ्री का मीनिंग जो है इन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग निकाला। तो मीनिंग फ्री का यहाँ पे अगर हम डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी में देखें तो यहाँ पे अल्टीमेटली डेमोक्रेसी लाने के लिए, एक लोकतंत्र लाने के लिए जो है इस वर्ड को यूज किया गया। अब जो लिबरल नेशनलिज्म है ये है क्या था? जैसे आप देखोगे फर्स्ट मेरे पॉइंट में, सो यहाँ पे मैंने 3 पोर्शन बनाए हुए हैं, आपने इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट पोर्शन है जो आपका फॉर द न्यू मिडिल क्लास, ठीक है, ये फॉर द न्यू मिडिल क्लास। अब जो न्यू मिडिल क्लास थी इनके लिए जो लिबरलिज्म है, जो फ्री का मीनिंग था, लिबरलिज्म का मीनिंग था, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म था, इनके लिए क्या था? तो फॉर द मिडिल क्लास ये क्या था? फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल का फ्रीडम चाहते थे, एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये लॉ के सामने जो है सभी को सामान्य चाहते थे कि सभी को सामान्य माना जाए, और इनके पास जो है इंडिविजुअल का फ्रीडम हो, मींस वो अपने फ्रीली जो है कोई भी काम कर सके, कहीं पे भी आ जा सके, किसी के साथ भी व्यापार कर सके, या उनको भी वो राइट्स मिलने चाहिए जो बाकी ऑटोक्रेसी के या दूसरे जो है पावरफुल जो सेक्शन था, क्लास थी, उसको मिले हुए हैं। सो इनकी फर्स्ट डिमांड थी फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, ठीक है, एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलना चाहिए, और इक्वालिटी बिफोर लॉ, और कानून के सामने सभी को समान समझना चाहिए, ठीक है, किसी को भी अमीर गरीब के हिसाब से अलग नहीं समझना चाहिए। उसके बाद टॉपिक है
गवर्नमेंट बाय कंसेंट, इसमें क्या था कि लोगों की डिमांड थी, न्यू मिडिल क्लास की डिमांड थी कि जो गवर्नमेंट बनाई जा रही है वो सहमति से, जहाँ सब लोगों की जो पॉलिटिकल उनके पास राइट्स थे वो सबको होने चाहिए, और जो पार्लियामेंट में जो भी वोटिंग राइट्स थे वो सभी भी होने चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को होने चाहिए। तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट था कि गवर्नमेंट क्या सभी की सामान्य जो है रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होने चाहिए। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, जो भी ऑटोक्रेसी, जैसे मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, ऑटोक्रेसी के पास जो भी राइट्स थे या जो भी स्पेशल उनके पास प्रिविलेजेस थी, अधिकार थे, कि उनको जो है खत्म किया जाए, और जो है उनको भी बाकी के बराबर जो जितने बाकियों को अधिकार थे उनके बराबर जो है लगाया जाए। जो भी उनको बाय बर्थ जो राइट्स मिले हुए थे या उनको कोई स्पेशल पावर्स मिली हुई थी उनको जो है खत्म किया जाए, ऑटोक्रेसी को खत्म करके वहां पे डेमोक्रेसी को लाया जाए। फोर्थ वन है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। अब यहाँ पे मीनिंग साफ हो रहा है कि यहाँ पे वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, जैसे हमारे भारत में संविधान है, इसमें अनुच्छेद लिखे गए हैं, आर्टिकल्स लिखे गए हैं, जिसके अनुसार जो है वोटिंग्स होती हैं, न्यायपालिका, विधानपालिका, ठीक है, ये होती है। तो इनका भी ये मानना था कि यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही जो है एंड ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, और जो जिसके द्वारा जो पार्लियामेंट थ्रू पार्लियामेंट जो है होनी चाहिए, जो पूरे देश को गवर्न कर सके और किसी भी राजा महाराजा का या किसी भी जो है शासक का वहां पे हुक्म ना चलता हो। नेक्स्ट है इन वायबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखोगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी का इक्विवेलेंट क्या है कि उसकी जो सिक्योर किया जाए, प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूरी तरह से सिक्योर किया जाए। ये नहीं है कि अगर मेरी प्रॉपर्टी है तो उसको कोई दूसरा छीन ले, ठीक है, जैसे कोई राजा महाराजा अपने प्रॉपर्टी मान लेता था, उसको छीन लेता था किससे, मतलब प्रॉपर्टी के जो राइट्स थे उसको सिक्योर किया जाए, इंडिविजुअल की जो प्रॉपर्टी थी उसको उसकी ही इंडिविजुअली प्रॉपर्टी माना जाए, ना कि उससे छीना जाए किसी तरह से, ठीक है। ये था आपका न्यू मिडिल क्लास का जो इन्होंने लिबरलिज्म से जो मीनिंग लिया था, ये इनकी डिमांड्स थी। अब पॉलिटिकल स्फीयर में देखेंगे, पॉलिटिकल स्फीयर में क्या था, पॉलिटिकल स्फीयर में जो है एक वर्ड दिया गया है सफरेज। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी साइड में आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स में एक वर्ड दिया गया है सफरेज, ठीक है। सफरेज का मीनिंग क्या था, राइट टू वोट, ये आपको मोस्टली 1 मार्क के क्वेश्चंस में आता है। सफरेज का मीनिंग था राइट टू वोट, मतलब वोट देने का अधिकार। अब पॉलिटिकल स्फीयर में जो लिबरलिज्म का मीनिंग था, आपके अपने एनसीईआरटी बुक में देखोगे, द इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरी फॉर यूनिवर्सल सफरेज, ठीक है, जैसे इन्होंने बोला था कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अब पॉलिटिकल स्फीयर में ये माना गया कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है उसमें जो राइट टू वोट है वो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, किसी भी को जो वोट देना है, वोट देने का अधिकार है वो जरूरी नहीं है। सो ओनली जो कौन थे, ओनली प्रॉपर्टी ओवनिंग मैन, ठीक है, जिनके पास अपनी जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, सिर्फ उन्हीं को वोट देने का अधिकार था, ठीक है। मैन विदाउट प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, एंड वुमेन और औरतें, इनको क्या है, वर एक्सक्लूडेड, इनको वोट देने का राइट्स बिल्कुल नहीं था, ठीक है। समझ में आ रहे हो कि पॉलिटिकल स्फीयर में क्या मीनिंग निकाला गया, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है कि किसी मतलब वोट देने का अधिकार सबको नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये मतलब निकाला गया, ओके। बट जो प्रॉपर्टी ओवनिंग मैन थे, जिनके पास जमीन जायदाद थी, उनको वोट देने का अधिकार था, और जिनके पास जमीन जायदाद नहीं थी और औरतों को जो है वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इन्होंने लिबरलिज्म से मीनिंग क्या लिया पॉलिटिकल स्फीयर में, डिमांडिंग फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो इन्होंने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स जो है डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। तो इनमें जो है ये डिमांड करने से जो है एक नेशनल यूनिटी, एक नेशनलिज्म की जो एक स्पिरिट है वो इनमें आई। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मींस इनको भी वोट देने का राइट्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा कि इन द अर्ली और 20th सेंचुरी वुमेन एंड द नॉन प्रॉपर्टी मैन ओवन डिमांडिंग पॉलिटिकल राइट, ठीक है। सो क्या है, ये इन्होंने डिमांड की, ओके। उसके बाद जो थर्ड स्फीयर है आपका वो है इकोनॉमिक स्फीयर। अब इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म से क्या मीनिंग लिया गया, लिबरलिज्म का मीनिंग लिया गया फ्रीडम ऑफ मार्केट। इकोनॉमिक जैसे आपको पता है आर्थिक, ठीक है, पैसा कमाना, तो इन्होंने इसे ये लिया, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम मार्केट्स एंड द ओब्लिगेशन ऑफ स्टेट इम्पोजिट, ठीक है, जो भी स्टेट के द्वारा जो भी टैक्स इंपोज किए गए हैं, कोई भी ऑब्स्टेकल्स थी, ठीक है, ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दूं, जैसे हम ये मान लेते हैं कि स्टेट ए है, ठीक है, ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, ठीक है, फिर यहाँ पे ये स्टेट सी है, यहाँ पे स्टेट डी है,
अब ऐसे ही ई मान लो और यहाँ पे एक एफ मान लो, ऐसे स्टेट बनी हुई है मान लो, ठीक है, ये स्टेट बनी हुई है। अब हर स्टेट का एक क्या था, ईच ओवनिंग करेंसी, हर एक की अपनी एक करेंसी थी, हर स्टेट की अलग अलग करेंसी थी, ठीक है। अपना एक वेट था, अपना एक मेजर्स था एंड कस्टम बैरियर्स था, और अपनी एक कस्टम बैरियर्स था। अब सपोज कर लो, एग्जांपल देता हूं आपको, इंडिया है, ठीक है, इंडिया में जैसे मान लो स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, पंजाब भी है, ठीक है, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोई भी स्टेट लगा लो, ठीक है। अगर अब इन स्टेट्स की हम मान ले कि इनकी करेंसी अलग अलग हो, पंजाब की मान लो रुपया हो, ठीक है, रुपया करेंसी है, ठीक है, किसी राजस्थान की कोई दूसरी करेंसी हो, मध्य प्रदेश की कोई दूसरी करेंसी हो, केरला की कोई दूसरी करेंसी हो, मतलब हर स्टेट की एक अलग अलग करेंसी हो और नापने का तरीका भी अलग अलग हो। मान लो हम किसी कपड़े को, एक कपड़ा ले लिया, उसको हमने 1 मीटर माना, ठीक है, अब दूसरी स्टेट में उसी कपड़े को, उसी सेम साइज के कपड़े को नापा जाए, उसको 1.5 मीटर माना जाए। अब किसी तीसरी स्टेट में उसके कपड़े को माना जाए तो 2 मीटर माना जाए। तो इसमें क्या है, कंफ्यूजन होती है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इतनी सारी जो ये जो ऑब्स्टेकल्स थी इकोनॉमिक एक्सचेंज में, जो आर्थिक आदान प्रदान में एक रुकावट माना गया, क्योंकि आर्थिक ऐसी एक स्फीयर है, इकोनॉमिक ऐसा स्फीयर है जिससे देश की डेवलपमेंट ग्रोथ होती है, ठीक है। अगर यही नहीं होगा, इकोनॉमिक स्फीयर नहीं होगा, तो देश की डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है रुक जाएगी। अब जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, उनको अगर ए एरिया से, ए स्टेट से बी स्टेट जाना पड़ता तो यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ता था। अब बी से अगर वो सी में आएंगे तब भी यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ता था। अब सी से डी में आएंगे तब भी यहाँ पे, फिर ई में जाएंगे, मतलब हर स्टेट में जाने के लिए उनको अलग कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, हर बार पे करना पड़ता था। और जो इनके वेट थे या मेजर्स थे हर स्टेट के अलग अलग थे, तो वहां पे जाके फिर से दोबारा अपने सामान का जो है, जहां कोई भी गुड्स होती थी उसका वेट करवाना पड़ता था, उसका मेजरमेंट करवाना पड़ता था। तो जिससे क्या था, ये टाइम कंज्यूमिंग था और जो इकोनॉमिक एक्सचेंज में इसको जो है एक ऑब्स्टेकल के रूप में देखा गया। सो इन 1834, ठीक है, ज़ोलोविन जो है एक यूनियन जो है ट्रेड बनाई गई, ठीक है, एक यूनियन, एक कस्टम यूनियन बनाएगी, एक व्यापारियों की पूरे देश में, एक यूरोप की बात कर रहे हैं उसमें बनाएगी, जिसमें क्या है, ये सब जो ऑब्स्टेकल्स थे इनको हटाने के लिए, जैसे करेंसी थी, करेंसी जैसे 30 प्रकार की करेंसी थी, 30, इसको घटाकर कितनी प्रकार की कर दिया गया, 30 से लेके 32 कर दिया गया, मतलब 2 करेंसी होगी पूरे यूरोप में, ठीक है। यहाँ पे भी इनको इकोनॉमिक स्फीयर था। ऐसे ही वेट एंड मेजरमेंट को लेके इन्होंने कहा कि एक जैसा पूरे उसमें जो मेजरमेंट होना चाहिए, कस्टम बैरियर जो थे हटा देने चाहिए, ठीक है, एक ही कर लगाना चाहिए, जैसे जीएसटी, आप देखिए, आप एग्जांपल ले सकते हो उससे। तो ऐसे जो थे इनके जो ऑब्स्टेकल थे उनको हटाने के लिए जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, इकोनॉमिक स्फीयर में जो उन्होंने डिमांड की। सो अ वे ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर सेंटिमेंट्स ग्रोइंग द एट द टाइम। सो तो इस टाइम में जो है इकोनॉमिक्स जो आपका नेशनलिज्म था आया और इसने जो है शक्ति प्रदान की एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को, पूरे देश में जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, क्योंकि पूरे देश में जो ट्रेडर्स फैले हुए थे, व्यापारी फैले हुए थे, तो इनमें जो है एकजुटता आ गई। तो एकजुट आने की वजह से इन्होंने जो है लिबरलिज्म का जो आइडिया था वो उठाया और एक जो है कॉमन करेंसी, कॉमन वेट मेजर और कस्टम बैरियर हटाने के लिए की। और पॉलिटिकल स्फीयर में यहाँ पे जो है पॉलिटिकल राइट्स के लिए डिमांड की, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, गवर्नमेंट बाय कंसेंट डिमांड की, इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारी डिमांड्स की। अब इन डिमांड्स को लेके जो दूसरा स्फीयर था उसके साथ कैसे ऑब्स्टेकल्स हुई, कैसे कंजर्वेटिव जो है एक सोच वाले जो वहाँ पे लोग थे, कंजर्वेटिव सोच वाले लोग थे, उनके साथ कैसे इनका जो है मतलब विरोध हुआ, या कैसी सिचुएशन पैदा होगी, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो टॉपिक है अ न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक बताऊंगा। सो होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।